हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्पल परिवार में। आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास में महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महमूद गजनी के बारे में जानने से पहले हम उसके साम्राज्य पर एक नज़र डाल लेते हैं। गजनी साम्राज्य जो मध्य एशिया में स्थित था, उसकी स्थापना अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने की थी। ये जो तुर्क सरदार था अल्पतगीन, ये महमूद गजनी का नाना था और इसने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। चूँकि इसकी राजधानी गजनी थी, इसलिए इसका नाम गजनी साम्राज्य पड़ा। आगे देखते हैं। महमूद गजनी था, ये शुरू से ही बहुत ही एक साहसपूर्ण योद्धा रहा है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हर संभव कोशिश की। सबसे पहले ये 27 साल की आयु में ये खुरासान का शासक बन गया था। ये अपने पिता के काल से ही खुरासान में शासन कर रहा था। और गजनी ने गद्दी पर बैठते ही बगदाद के खलीफा अल आदिर बिलाल ने उसे यामिन उल दौला तथा यामिन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। गजनी ने अगर भारत पर आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए। और गजनी का जो भारत पर आक्रमण था, उसका वास्तविक उद्देश्य सिर्फ धन की प्राप्ति था। लेकिन बाद में ये बात भी उभर कर आई, कहीं ना कहीं उसका जो आक्रमण था वो अपने धर्म के प्रसार को लेकर भी था। वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो उसने अपना जो पहला आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में किया था भारत पर। सबसे पहले उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय है वहाँ का राजा जो शाही वंश था, वो राजा जयपाल शासन कर रहा था। और उसके साथ उसका युद्ध हुआ, और जिसमें पंजाब का शासक था जयपाल, और वो हार गया। और इसी तरह उसकी जो महमूद गजनवी था, उसकी जो ख्वाहिश थी भारत के अंदर लूटपाट करने की, उसे इस चीज़ से बल मिला। आइए आगे देखते हैं कि उसने महमूद गजनवी का जो 1008 ईस्वी में जो उसने आक्रमण किया था, वो नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध था। यानी जो 1000 ईस्वी में जो उसका आक्रमण हुआ, वो इस्लाम के प्रसार को लेके था। उसमें उसने कुछ ज़्यादा धन की लूटपाट नहीं की। और गजनी ने थानेसर जगह है, वहाँ पे चक्र स्वामिनी की कांस्य मूर्ति को अपने साथ गजनी ले गया। गजनी का सबसे चर्चित जो आक्रमण रहा है वो 2025 में सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में स्थित है, वहाँ सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर से उसे लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख सोने की दिनारें उसे मिली थी। तो इस प्रकार उसने जो मंदिर नगर को निशाना बनाया, जैसे स्थानेश्वर, हरियाणा, कालिंदर, मध्य प्रदेश के कुछ मंदिर, कन्नौज एवं सोमनाथ को निशाना बनाकर उसने मंदिरों में अपार धन संपदा को लूटा। अगर हम उसके उद्देश्यों की बात की जाए कि महमूद गजनी के आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य था, तो हम उन उद्देश्यों के बारे में अगर विचार करते हैं तो हमें नीचे लिखे गए तथ्य हमारे सामने उभर कर आते हैं। पहला तथ्य ये है कि उसके आक्रमण आर्थिक उद्देश्य से उसका आक्रमण था जो आर्थिक उद्देश्य से परिचालित था। यानी उसका जो टारगेट था वो सिर्फ यहाँ से पैसा लूटकर, भारत से पैसा लूटकर मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना था। परंतु उसने इसका उपयोग धर्म प्रचार में भी किया। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि वो इस्लाम का प्रसार भी करना चाहता था, प्रचार करना चाहता था। उसने बुत किशन यानी मूर्ति विभंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला की उपाधि धारण की, तथा उसने अपने को गाजी के रूप में प्रस्तुत किया। गाजी का मतलब अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, अल्लाह का जो जिसे अल्लाह ने भेजा है। और उसने जिहाद का नारा दिया।
वस्तुतः वह स्वयं एक तुर्क था, क्योंकि वो एक अरब मुसलमान नहीं था। और चूँकि मुसलमानों में अरब मुसलमानों को ही सच्चा मुसलमान माना गया था। और वो जो महमूद गजनी था वो तुर्क मुसलमान था। अतः उसने अपने आप को अरब मुसलमानों के समानांतर स्थापित करने के लिए धर्म का सहारा लिया। उसने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और अपने आप को सच्चा मुसलमान करार देने के लिए यथासंभव कोशिश की। और दूसरा जो उद्देश्य उसे जो उसके आक्रमण का उद्देश्य जो उभर कर आता है वो यह है कि उसने उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी। उसने उत्तर भारत में सिर्फ भारत में एंट्री करने के लिए उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और वस्तुतः उसकी महत्वाकांक्षा हिंदुस्तान में ना रहकर मध्य एशिया में ही थी। वो अपना जो मध्य एशिया में जो उसका गजनी साम्राज्य था वो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। उसे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था बजाय हिंदुस्तान में। वो हिंदुस्तान में शासन करने का इच्छुक भी नहीं था, परंतु भारत से अपार धन संपदा लूटकर वह मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और यही उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था। आगे चल के आगे देखते हैं। भारत पर उसके आक्रमणों से पहले राजनीतिक रूप से विघटित हो गया था। उत्तर भारत में कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पे राजनीतिक शून्यता उभर कर सामने आ रही थी। और जब उत्तर भारत में जो राजनीतिक तंत्र कमज़ोर पड़ गया था, फिर महमूद गजनवी के आक्रमणों से वहाँ जो विघटन हो गया था उसे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिली। और उस शून्यता को भरने के लिए महमूद गजनवी ने उसका फ़ायदा उठाया। नंबर 2, महमूद गजनवी के निरंतर आक्रमणों के कारण इस्लाम को एक आक्रामकता की दृष्टि से देखा जाने लगा। उसे एक आक्रामक छवि भी मिली। जो इस्लाम है उसे एक आक्रामक छवि के रूप में पहचाना जाने लगा तथा इस्लामी आक्रमणकारियों को मलिच्छ की संज्ञा दी गई। नंबर 3, जो महमूद गजनी की पंजाब विजय के बाद पंजाब और सिंध के क्षेत्र आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया से यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत होगी है। मध्य एशिया है यहाँ पे। मध्य एशिया के साथ जुड़ गए, चूँकि महमूद गजनी के जो आने जाने का जो मार्ग चुना उससे दोनों जो पंजाब था जो और सिंध था यानी भारत था वो मध्य एशिया के साथ जुड़ गया। उसके साथ उसके आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक जो सभ्यताएं हैं वो उनका आदान प्रदान होने लग गया। लाहौर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि लाहौर मध्य एशिया के समीप भी था और सिंध के समीप भी था। तो ये एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ लाहौर, जहाँ सूफी संत और विद्वानों का आगमन होने लगा। लाहौर में सूफी संतों और विद्वानों का आना जाना होने लगा। नंबर 4, महमूद गजनी के साथ अबू रेहान अल बरूनी जो एक प्रसिद्ध इतिहासकर्ता है हिंदुस्तान आया। उसने हिंदुस्तान के उसके द्वारा लिखे गए रचित ग्रंथ में भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं जो और कहीं से प्राप्त नहीं है। उसने अपना विवरण लिख छोड़ा जो 11वीं सदी की पूर्वार्ध में उत्तर भारत के इतिहास जानने के लिए प्रमुख स्रोत है। नंबर 5, महमूद गजनई के आक्रमणों ने उत्तर पश्चिम में वह आधार निर्मित कर दिया जिसे आगे गौरी शासक को सफलता मिली। गौरी शासक था वो भी जो महमूद गजनवी है उसका उत्तराधिकारी था। आगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण एवं तुर्की साम्राज्य की स्थापना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद गजनी के बाद गजनी साम्राज्य का पतन हो गया। उधर गजनी साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित सेल्यूकस राज्य जो तुर्क साम्राज्य का भी पतन हो गया। इस कारण से एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति वहाँ भी उत्पन्न होगी। इस शून्यता को भरने के क्रम में गजनी और आसपास के क्षेत्रों में गौरी के राज्य की स्थापना हुई।
तथा उसके उत्तर में ख्वारिज्म राज्य की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है, ये ख्वारिज्म राज्य है। आगे इन दोनों राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो गई और 1173 ईस्वी में मोइनुद्दीन बिन सैम, जिसे मोहम्मद गोरी के नाम से जाना गया, वह लोकप्रिय शासक बन बैठा। वह गौर प्रदेश का जो गौर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया और जो मुल्तान के विरुद्ध था। जो पहला आक्रमण था वो मुल्तान के विरुद्ध था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पर हुआ। पाटन ये जो हाल फिलहाल गुजरात में स्थित है, यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। और जो मोहम्मद गोरी द्वारा प्रमुख लड़े गए युद्ध वो इस प्रकार हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ये गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ वो 1192 ईस्वी में हुआ। ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तीसरा जो युद्ध हुआ वो चंदावर का युद्ध हुआ। ये युद्ध 1194 में हुआ। ये गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें गोरी की विजय हुई। और जो तराइन के जो पहला युद्ध था उसमें जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे उनका नाम स्कंद था, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति का नाम बताइए, तो उसका नाम स्कंद था। होप आप लोग याद रखेंगे। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। और जब वो गजनी लौट रहा था तो मोहम्मद गोरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी में हत्या हो गई थी। दोस्तों आइए रही आज की हिस्ट्री की क्लास। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकॉन बेल दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आने के साथ साथ आपको पता चल जाए। धन्यवाद।